बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी बेटा, आज मैं क्वेश्चंस बोलूंगी, आपने मुझे आंसर करना है, ठीक है? अच्छा जी, what makes done as metaphysical poet discuss with reference to the reading of poems in your course? ठीक है, आपने डिस्कस करना है जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। हाँ जी जी, क्या आएगा बेटा इसके अंदर? एज अ मेटाफिजिकल पोएट। हाँ जी, पॉइंट्स बताइए जी, क्या था वो एज अ मेटाफिजिकल पोएट, क्या ट्रेट्स हैं? अब पोएट की बात आ गई है। हाँ जी, क्या था, कौन सा एरा उसने फॉलो किया था, कौन सी ट्रेडिशन फॉलो की थी? एलिजाबेथन ट्रेडिशन थी, उसके दौर में एरा कौन सा था? एलिजाबेथन एरा था, ठीक है। जो उस वक्त के जो राइटर्स थे वो कोर्टली लव के ऊपर लिखा करते थे, यानी कि दरबारी थे, वो बेसिकली कोर्ट से ताल्लुक रखते थे। और वहां पे ज्यादातर जो है वो किस तरह की शायरी लिखी जाती थी? ज्यादातर ट्यूडर कोर्ट के बारे में लिखी जाती थी, अपने बेलव्ड के बारे में लिखी जाती थी, जिसमें ज्यादातर सैड और पैसिमिस्टिक पोइट्री होती थी। और इसने जो है कौन सा ट्रेडिशन फॉलो की थी, प्लाटोनिक या पेट्रियार्चन? हाँ जी क्लास, क्या था पेट्रियार्क और जो है, हाँ जी, पेट्रियार्क वर्सेस प्लेटोनिक लव, ठीक है। हाँ जी, एक्सप्लेन करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मोस्टली तो उसने प्लेटोनिक ही फॉलो की थी, लेकिन कहीं कहीं पेट्रार्कन की भी वो ट्रेसेस मिलते हैं उसकी पोइट्री में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और 17th सेंचुरी पोइट था वो, और 17th सेंचुरी पोइट्स की मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल उनका बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मतलब रेनेसेंस जैसे इन्फ्लुएंस उनको लोगों को काफ़ी कर चुका था। इस वजह से जो मैम इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के, हम वो मतलब एक्सप्लेन नहीं करेंगे वन बाय वन? बिल्कुल करेंगे। मैम उसका कंसीट था, उसकी यूनिफाइड सेंसिबिलिटी थी, उसका मतलब वो एकदम से शॉक करता था, वो ऐसी स्टेटमेंट्स से अपनी पोइम्स स्टार्ट करता था वो। हम्म उसका कोलोकियल लैंग्वेज था, उसका विट था। हम्म ठीक है। और बस बस इमोशनल इंटेलेक्चुअलिटी जो थी ना, वो उसकी वजह से बहुत उसकी पोइट्री डिफरेंट है बाकी, मतलब ये जो एक मेटाफिजिकल उसका एस्पेक्ट है। हम्म ठीक है, फारफेट ठीक हो गया, इमेजरी है उसके अंदर, फारफेट मेटाफर्स हैं। एक्चुअली आपके कंसीट्स और इमेजरी के अंदर ही वो जो मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन, मेटाफर एंड सिमिलीज, दोनों चीजें आती हैं, ठीक है। कंसीट्स, इमेजरी, फारफेट, मेटाफर एंड इमेजेस। अच्छा मैम, ऑब्सक्योरिटी का भी एक एलिमेंट था कि इतनी ज्यादा ऑब्सक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल होने की वजह से। बिल्कुल ऑब्सक्योरिटी थी। हाँ जी क्लास। मैम मैं ये बताना चाहूंगी इसमें कि वो एज ऑफ डिस्कवरी थी, तो इस वजह से वो जो अपने कॉन्सीट्स था ना, उसमें मतलब रीजन्स के बारे में और वर्ड्स के बारे में ऐड करता था, जिस तरह से कि उसी एरा में जो है कोलंबस ने अमेरिका को मतलब डिस्कवर किया, वास्को डी गामा ने इंडिया को। तो इसी तरह जो हमने पॉइंट पढ़ी है तो उसमें भी वो ये यूज करता है कि जो डिस्कवर कर रहे हैं वर्ल्ड बाय वर्ल्ड उनको करने दो। तो इस तरह हमें पता चलता है कि एज ऑफ डिस्कवरी में उसने कंसीट्स लिखी और उसका हवाला दिया है। बिल्कुल, उसने जो है वहां पे डिस्कवरीज जो थी, क्योंकि वो रेनेसेंस का दौर था, और रेनेसेंस के अंदर क्या क्या हुआ था, इसके अंदर जो है बहुत सी डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरीज हुई थी, बहुत सारी इन्वेंशन हुई थी, साइंटिफिक इन्वेंशन हुई थी। और उसने उन साइंटिफिक इन्वेंशन को और डिस्कवरीज को, जिसमें हमने जो है देखा कि दो तरह की थ्योरी है ना, एक पेटोलमिक थ्योरी है, उसने पेटोलमिक थ्योरी को भी दिखाया कि वो जो सन है, पेटोलमिक थ्योरी के हिसाब से क्या है, सन जमीन के गिर्द घूमता है, ठीक है। उसने तो इस वजह से वो जो हमने सन राइजिंग पढ़ा था,
तो सनराइजिंग के हिसाब से वो कहता है कि भाई तुम जो पूरी दुनिया के इर्द गिर्द घूमते हो तो तुम जो है अब तुम्हारा सेंटर ये दुनिया नहीं है बल्कि तुम्हारा सेंटर सन है। आपको पता है ना, दो थियरीज हैं, एक जो बाइबल में लिखी हुई है कि जी पूरी दुनिया जो है वो सन के सॉरी अर्थ के गिर्द घूमती है एंड अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो इसी तरीके से colloquial speech, exaggeration, yes, hyperbolic expressions and exaggeration को हम बिल्कुल, ये देखिए स्टूडेंट बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। शॉर्ट पोएम्स थी, गुड। कंसाइज था, कंसाइजनेस, शॉर्ट पोएम को बेटा हम कंसाइजनेस करेंगे। ड्रामेटिक टोन थी, ओरिजिनलिटी थी, गुड। किंजा भी बहुत अच्छे आंसर दे रही हैं। आमना ने एग्जेजरेशन, किंजा कोलोकियल स्पीच, शॉर्ट पोएम, बिल्कुल ऐसे ही था। पता नहीं अब मैं क्या बात कर रही थी, क्या बता रही थी भाई, कहाँ पे छोड़ा था? जियोग्राफिकल डिस्कवरी, साइंटिफिक इन्वेंशन एंड एस्ट्रोनॉमिकल एडवांसेस, यस एग्जैक्टली। ठीक है, ये उसकी सारी जो है ये रेनेसेंस के अंदर जो पॉइंट्स आएंगे वो ये हैं। ठीक, गुड। लॉजिकल आर्गुमेंट्स, गुड। ठीक है जी, ठीक। तो ये सारी चीजें जो कि उसको एज अ मेटाफिजिकल पोएट बनाती हैं। ये देखें जी कितने सारे हमारे पास पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स आ गए। अब आप लोगों ने इसके ऊपर सिर्फ लिखना है। हाँ, मैं आपको बता रही थी सन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दो तरह की थियरी है ना। एक सन सेंट्रिक थियरी है, ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल और जब तक गैलीलियो नहीं आया था तब तक जो है दूसरी थियरी नहीं आई थी हमारे सामने। तो जो पटोलमिक थियरी है वो ये कहती है कि पूरी दुनिया का जो सेंटर है ना वो अर्थ है और सन एक्चुअली घूमता है अर्थ के गिर्द। उसके बाद जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप इजाद की थी उसने कहा था नहीं, पूरी दुनिया सन के गिर्द घूमती है, सन दुनिया के गिर्द नहीं घूमता, बल्कि अर्थ जो है दैट इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, यानी कि वो सोलर सिस्टम सन के गिर्द घूमता है, तो ये प्लेनेट है बेसिकली। तो लेकिन उससे पहले जो है वो यही था। और आपको पता है कि ब्रूनो को भी स्टेक से जला दिया गया था। सबसे पहले ब्रूनो ने ये बात की थी कि पूरी दुनिया सन के गिर्द घूमती है, सन जो है दुनिया के गिर्द नहीं घूमता। लेकिन यहाँ पे वो जो पटोलमिक थियरी को जो है वो करता है, क्या कहते हैं, सपोर्ट करता है और वो कहता है सनराइजिंग के अंदर के भाई तुम जो पूरी दुनिया के मतलब अर्थ के गिर्द घूमते हो और अर्थ तुम्हारा सेंटर है, अब तुम्हारा सेंटर अर्थ नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, तुम्हारा सेंटर जो है वो अब हमारा रूम होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा अपनी जो वीडियोस है ना वो स्टॉप कर दें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट अ नोट ऑन द यूज ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट्स एंड इमेजिनरी। हाँ जी, यूज ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट, ब्रूनो आई थिंक सो के 15th सेंचुरी, 14th या 15th सेंचुरी से था और उस वक्त वो चर्च का राइन था और इन्होंने फिर जला दिया था। खैर गैलीलियो के साथ भी इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया था, बेचारे के साथ उसको भी इन्होंने नजरबंद कर दिया था और एट द एंड गैलीलियो अंधा हो गया था। उसने भी ये वो बताया था एक्चुअली इन्होंने जो बाइबल की जो टीचिंग्स हैं उनको इन्होंने वो कर दिया था, क्वेश्चन कर दिया था। दैट्स व्हाई ब्रूनो को तो जला दिया था स्टेक से इन्होंने, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट को उस दौर में जलाया गया था। तो बहरहाल ये कब दूसरा वो हो जाएगा। बहरहाल नेक्स्ट आगे चलते हैं। राइट नोट ऑन द यूज ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट, पार्ट 2 में जाके पढ़ेंगे आप ये सारा क्या क्या हुआ था। ठीक है, वो चर्च क्या था, चर्च का राइन क्या था। अभी आप लोगों ने क्योंकि चौसर छोड़ दी है इस वजह से आपको पता नहीं है कि क्या हुआ था। अच्छा, राइट अ नोट ऑन द यूज ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट एंड इमेजरी। मैम मेटाफिजिकल कंसीट, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, क्या है जनाब यूज ऑफ मेटाफिजिकल। अभी हमने मेटाफिजिकल एज अ मेटाफिजिकल पोएट पढ़ा, तो मेटाफिजिकल पोएट के अंदर हमने ये सारे ट्रेड्स लिखने हैं कि जी वो एज अ मेटाफिजिकल पोएट अपनी पोएट्री के अंदर ये यूज करता था। जब मेटाफिजिकल कंसीट्स और इमेजरी की बात आएगी, अब क्या आएगा? अब जो है मेटाफिजिकल कंसीट्स के अंदर फार फेच इमेजेस, ठीक है, और उसके अलावा मेटाफर्स, सिमिलीज, उसने जितने भी बेटा ये सारे सिमिलीज, मेटाफर, इमेजरी, इमेजरी, ठीक है, ये सारे आपके जो है इमेजेस होते हैं। कंसीट,
कंसीट्स आर द फार फेच इमेजेस। अब मेटाफिजिकल कंसीट्स के अंदर उसने क्या क्या फार फेच इमेजेस यूज किए हैं? सबसे पहले तो वो, अब एग्जांपल्स यहाँ पे आ जाएं जनाब, एग्जांपल्स आप क्या क्या देंगे? अगर हम चलें जी फार फेच इमेजेस की जरा शुरू हो जाएं, कंसीट्स की क्या क्या कंसीट्स यूज किए हैं बताइए। सबसे पहले कंसीट ऑफ गोल्ड, ठीक है, वो जो थिननेस ऑफ गोल्ड की बात करता है, कल हमने पढ़ा था वैलिडिक्शन फॉर बेटिंग मॉर्निंग में, वो थिननेस ऑफ गोल्ड की बात करता है, कंपस की बात करता है बिल्कुल, और सन के रेवोल्यूशन रिवॉल्विंग सन की बात करता है, या सन के सन रिवॉल्विंग की बात करता है, ठीक है, कि वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। और टीयर्स, यस, और उसको टीयर्स को किसके साथ कंपेयर करता है? टीयर्स को कॉइन से, यस। और कंपेयर एंड कंट्रास्ट, यस, फार फेच इमेजेस में हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी लिखेंगे जनाब, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, जक्सटापोजिशन, जक्सटापोज करता है वो, जक्सटापोजिशन ऑफ इमेजेस, ठीक। हाँ जी, अब जरा एग्जांपल, ठीक है, टेम्पेस्ट के साथ वो गुड, टीयर्स को कॉइन्स और साई को टेम्पेस्ट के साथ वो कंपेयर करता है, गुड। और क्लास शुरू हो जाए, और कॉइन एट कंसीट इन पोएम वैलिडिक्शन, गुड। टीयर्स को कॉइन से और हेमिस्फेयर से, यस, टीयर्स को वो कॉइन एंड हेमिस्फेयर से कंसीडर करता है, वो कंपेयर करता है। और जनाब, अच्छा जी, अब आ जाए जनाब आप जरा सिमिलीज के, सिमिलीज मेटाफर से आ जाए। हाँ जी, क्या क्या मेटाफर यूज किए हैं? वो अपनी बीवी को होल यूनिवर्स कहता है, ठीक है, अपनी वाइफ को होल स्टेट एंड यूनिवर्स कहता है, ठीक है। किसी को कोई खिताब दे, मतलब ट्रेड्स ऑपोजिट सेवन स्लीपर्स एंड गॉड, होल यूनिवर्स कहता है, प्रिंसेस कहता है, वो कहता है मेरी पूरा ये जो रूम है, प्रिंसेस इज इक्वल टू हिज रूम, प्रिंसेस एंड किंग्स इज इक्वल टू रूम, ठीक है। और जनाब, और ऑल स्टेट्स गुड, होल स्टेट या ऑल स्टेट्स गुड, ठीक है, ठीक है। और क्या क्या मेटाफर्स यूज किए हैं उसने? मैंड्रेक रूट गुड, सही, ये सारे इसने मेटाफर्स यूज किए हैं। और भाई सेवन स्लीपर्स डैन गुड, सेवन स्लीपर डेंस की क्या मेटाफोरिकल क्या इंटरप्रिटेशन है भाई? हाँ जी, हमारा सेवन स्लीपर्स की क्या मेटाफोरिकल इंटरप्रिटेशन है? मैम वो इस मेटाफर के ज़रिए ये अपनी बात को साबित करना चाहता है कि हम उस तरह से सोए हुए थे जिस तरह से सेवन स्लीपर्स जो असहाबे कहफ थे, वो बाइबल से ये मेटाफर जो है वो ड्राइव करता है कि हम बिल्कुल उस तरह से सोए हुए थे कि हमें पता ही नहीं था, इवन दैट के जागने के बाद भी हमें पता नहीं है, लेकिन अब हमें पता चल रहा है जिस तरह से उनको चला था कि बाहर निकले और फिर हम देखें क्या है। पहले हमने बचपन को बिल्कुल इस तरह से गुजारा है जिस तरह से वो सेवन स्लीपर्स सोए रहे थे। ठीक है। सिमिलीज, लाइक एज, हाँ जी, सिमिलीज, कल हमने एक सिमिली पढ़ी थी, पता नहीं कौन सी थी। हाँ जी, कल की पोएम में हमने क्या पढ़ा था? वैलिडिक्शन फॉर बिडिंग मॉर्निंग में एक सिमिली पढ़ी थी हमने। सिमिलीज बताएं जी। लाइक एज, जिसमें एज लाइक आता है, सिमिली इज द थिंग, जैसे एज वाइट एज डव। हाँ जी, सिमिलीज बताइए जी, उसने क्या क्या सिमिलीज यूज की है? एज वर्चुअस मैन, उसमें क्या हुआ था बेटा? पूरी सिमिली बताए ना, पूरी सिमिली होता है एज वाइट एज डव, ठीक है। कल भी हमने एक सिमिली पढ़ी थी कल की पोएम में। हाँ जी, सिमिली बताइए जी। सॉसी पेडेंटिक रेड सन, नहीं 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 नहीं, ये सिमिली नहीं है। हाँ जी क्लास,
ये तो हमारा वो हो गया ना, सॉसिपिटेंटिक रिएक्शन, ये तो हमारा मेटाफर हो गया जनाब, बल्कि इसको हम इमेजरी में डालते हैं, इमेजेस में भी डालते हैं और मेटाफर में भी डालते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मेटाफर में फ्ली की एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बेटा जी, लाइक एट अदर फुट, ठीक है, लाइक एट जो है, लाइक एट अदर फुट, जिसमें वो इमेजरी सिमिली क्रिएट करता है बिटवीन द कंपास एंड द लाइक एट अदर फुट, ठीक है। और एज स्टेप ट्विन कंपास आर, ठीक है, दे आर टू सो एज हाँ जी बिल्कुल, एज टू, पूरी सिमिली लिखनी है यहाँ पे, दे आर टू सो, दे आर टू सो एज ट्विन कंपास आर, ठीक है। और हाँ जी क्लास, सिमिलीज बताइए। हाँ जी सिमिलीज, बस इतनी सिमिलीज, वैसे 4 सिमिलीज काफी हैं। अच्छा नेक्स्ट आ जाए, इमेजरी, कौन कौन सी इमेजरी क्रिएट की है उसने? सन की इमेजरी क्रिएट की है, रूम की इमेजरी क्रिएट की है, और यूनिवर्स की इमेजरी क्रिएट की है। इमेजरी से तो कोई मसला नहीं है किसी को, ठीक है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, उसने अपनी बीवी को, अपनी दुनिया को कैसे कंपेयर किया? ही हैज कंपेयर्ड हिज रूम विद द होल यूनिवर्स, ही हैज कंपेयर्ड हिज बिलव्ड, हाँ जी सन, हाँ जी, और टेम्पल की इमेजरी है, गुड, ठीक है, ठीक है, ये डिफरेंट इमेजरीज है। हाँ जी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट बताइए, उसने क्या क्या चीजें किस तरीके से कंपेयर किया है? उसने जो है कंपेयर किया, वो जो कंपस को है उसकी फेथफुलनेस ऑफ हिज वाइफ के साथ कंपेयर किया है, फिर थिननेस ऑफ गोल्ड को कंपेयर किया है विद हिज रिलेशनशिप, और कंपेयर एंड कंट्रास्ट बहुत सारे निकल आएंगे इसमें। उसके बाद है जक्सटापोजिशन ऑफ इमेजेस, दो इमेजेस को आपस में एक दूसरे के सामने रखना, जैसे कि उसने जक्सटापोज किया है द इमेज ऑफ टीयर्स विद द टेम्पेस्ट, ठीक है। उसके अलावा हमने कहा कि उसने जक्सटापोज किया साय को टेम्पेस्ट के साथ, टीयर्स को कॉइन एंड हेमिस्फीयर के साथ, और इसके अलावा और क्या क्या जक्सटापोज किया भाई उसने? और बताएं, जक्सटापोजिशन बताएं, जक्सटापोजिशन, दो इमेजेस को आमने सामने रख के कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना। जक्सटापोज कहते हैं एक ही लाइन के अंदर जो है डिफरेंट दो तरह के, दो ऑपोजिट इमेजेस को आमने सामने रखना। हाँ जी बताइए जनाब, जक्सटापोज करें जरा, कैसे जक्सटापोज करेंगे? हाँ जी क्लास, जक्सटापोजिशन ऑफ इमेजेस, हाँ जी, अपनी कायनात को, अपनी यूनिवर्स को वो ऑल स्टेट्स भी कहता है, और बेटा हाँ जी क्लास, जक्सटापोज करें बेटा इमेजेस को। टेक्स्ट नहीं पढ़ा आप लोगों ने? जो मैंने आप लोगों को शेयर की थी, बिल्कुल आपने वो नहीं पढ़ा। अच्छा बेटा यहाँ पे देखें, नॉर टीयर फ्लड्स नॉर साइड टेम्पेस्ट मूव, ठीक है। अब यहाँ पे टीयर फ्लड्स और टेम्पेस्ट मूव, इनको वो जक्सटापोज कर रहा है, ठीक है। फ्लड्स और टेम्पेस्ट मूव को किसके साथ? वो सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस, ठीक है।
or no tear floods, no side tears, tempest move. It were profane to our joys to tell the lady our love. Moving over, अब यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, no tear floods, यानी कि वो कह रहा है कि tears and floods, sharp note versus declining with. हाँ बिल्कुल. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे इसको कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स. ठीक है, ये जो इमेजरी मेटाफिजिकल कंसीट्स हैं, इनमें हम कंपाउंड वर्ड्स यूज करते हैं. इसको जक्सटापोजिशन ऑफ इमेजेस के बाद ना एक और ऐड करें, कंपाउंड वर्ड्स. ये कंपाउंड वर्ड्स यूज करता है. कंपाउंड वर्ड्स यानी कि दो वर्ड्स को मिला के लिखना. यस गुड. शार्प नॉट वर्ड डिक्लाइनिंग वेस्ट. यस, ईस्ट एंड वेस्ट का भी कल हमने पढ़ा था. वो एक कोई वर्ड था और वो हमने देखा था कि वो ईस्ट एंड वेस्ट की वो बात करता है. गुड मोरो वर्सेस वॉक. अच्छा, कल वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग के अंदर हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसमें मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये ईस्ट एंड वेस्ट दोनों की बात कर रहा है. कोई एक वर्ड था. और इसी तरीके से अच्छा, एक और चीज बेटा आप लोगों को बतानी थी, दैट वाज द कंपाउंड वर्ड. जैसे यहाँ पे देखें, हाँ, साइड टेम्पेस्ट, टीयर फ्लड्स, कंपाउंड वर्ड्स. ये कंपाउंड वर्ड्स है. ट्रू वुमेन वर्सेस फेयर. ठीक है, सही हो गया. अच्छा, यहाँ पे देखें बेटा, कंपाउंड वर्ड्स को सबसे पहले समझ लें कैसे होते हैं. ये इनके साथ ना एक डैश लगा होता है ऐसे करके, और आपने ये सारे कंपाउंड फ्लड्स, ठीक है, और साइड टेम्पेस्ट, ये मैं आपके वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में से, ठीक है, ये सारे वो फार फेच इमेजेस हैं जो कि वो क्रिएट करता है. और इसी तरीके से अभी एक और कंपाउंड वर्ड था, सॉसी पेडेंटिक रेचसन. ठीक है, ये जो है बेसिकली दीज आर द कंपाउंड वर्ड्स, और इनके दरमियान में ना ऐसे करके डैश सी लगी होती है. तो ये कंपाउंड वर्ड्स यूज करता है, यानी कि दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज करता है टू मेक अ कंसीट और अ फार फेच इमेज, ताकि वो जो है, ऑब्वियसली टेम्पेस्ट एक ऐसी चीज है, तूफान ऐसी चीज है. इसी तरीके से रिफाइंड लव, ठीक है, इसने रिफाइंड लव, अपने लव की प्योरिटी को शो करने के लिए एक रिफाइंड लव, ये भी इसने अभी यूज किया हुआ है. ये सारे हमारे हो गए मेटाफिजिकल जो है कंसीट्स. ठीक है, व्हाट इज द मेटाफिजिकल कंसीट? द यूज ऑफ फार फेच इमेजेस इन द पोएट्री इज नोन एज द मेटाफिजिकल कंसीट. एंड टू यूज जो, और इस मेटाफिजिकल कंसीट्स के लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करता है. इंटरशोर्ट, यस. तो बेसिकली ये सारी चीजें, अभी ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं तो मैं आप लोगों को ये सारा टेक्स्ट जो है ना वो डिटेल पढ़ाती और मैं आपको बताती कि इसके अंदर क्या क्या लिटरेरी टर्म्स है. अच्छा, उसके बाद है, हाउ फार वुड यू एग्री दैट सेल्फ क्रिएटर गॉड. गुड गुड, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है, तो एग्जैक्टली सेल्फ क्रिएटर भी हो गया, सही हो गया. ठीक, तो ये सारे क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड वर्ड्स, और वो इन कंपाउंड वर्ड्स को एज मेटाफिजिकल कंसीट यूज करता है. आपने क्या कहना है, आपने एक फर्स्ट पैराग्राफ, आपने पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देना मेटाफिजिकल कंसीट्स एंड इमेजरी का, कि कंसीट्स और इमेजरी होते क्या हैं. उसके बाद आपने बताना है कि अपने इन कंसीट्स को शो करने के लिए जो है वो इमेजेस यूज करता है जॉन डन इन द फॉर्म ऑफ, obviously he used different conceits like gold, compass, sun, river, this and so on, and then conceits in the form of metaphors. He created the conceits in the form of metaphors, similes, imagery, juxtaposition of images and the compound words. Then you will define के one by one कि किस तरीके से वो इनको, अगर आप for example चलें, एक तो तरीका ये होता है कि आप सारे इनके लिटरेरी टर्म्स को सामने रख के करते हैं, या फिर आप 4-5 पोएम्स ले लें और आप बताएं कि भाई वो किस तरीके से कंसीट नंबर 1 द कंसीट ऑफ गोल्ड, कंसीट नंबर 2 द कंपस, कंसीट नंबर 3 द सन रिवॉल्विंग, कंसीट नंबर 4 वो टीयर्स को कॉइन और हेमिस्फीयर के साथ कंपेयर करता है, एंड साइड टेम्पेस्ट. ये 4-5 अगर आप कोट्स याद कर लें या इसके फ्रेजेस या जो भी इसके शेर हैं, वर्सेस हैं, वो याद कर लें, और आप उसको एज अ कंसीट जो है वो स्टेप बाय स्टेप जैसे आपके करंट नोट्स के अंदर लिखा हुआ है आप वो कर दें, तब भी ठीक है. जी,
तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप एग्जाम्पल्स उठाएं, ठीक है, एग्जाम्पल अपनी टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स जो होती हैं, जितनी ज्यादा आप पेपर के अंदर देंगे आपके उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। फिर है, हाउ फार वुड यू एग्री द सैमुअल जॉनसन स्टेटमेंट दैट इन डन्स पोएट्री heterogeneous ideas are yoked together, is it true estimation of हाँ जी, किस तरीके से उसने heterogeneous ideas को yoke together किया है, किस तरीके से उसने two opposite ideas को yoke together किया है, ये क्वेश्चन हमने किया था और आपके करंट नोट्स में दिया भी हुआ है, ठीक है, कि किस तरीके से उसने हेट्रोजीनियस आइडियाज को, यानी कि फार फेंग इमेजेस में उसने किस तरीके से मेटाफिजिकल पोइट्री जो है उसको एक्सप्लोर किया है, उसने किस तरीके से फिजिकल एंड स्पिरिचुअल इन दोनों को कंबाइन किया है। ऑन द अदर हैंड उसने अपने इमोशंस को, अपने जो उसकी इंटेलेक्ट है उसको किस तरीके से उसने जो है बियॉन्ड इमेजिनेशन कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया है, ठीक है, ये सारी चीजें आपने इसमें बतानी और ये हमने काफी डिटेल डिस्कस भी किया था। What John Donne has tried to convey through his divine poetry, उसने अपनी डिवाइन पोइट्री के थ्रू क्या कन्वे, हाँ जी बिल्कुल, इसमें सारा एज मेटाफिजिकल पोइट ही आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वर्ड जॉन डन हैज ट्राइड टू कन्वे थ्रू डिवाइन पोइट्री, उसने डिवाइन पोइट्री के थ्रू क्या बताने की, उसने इंसान का और गॉड का ताल्लुक आपस में जो है वो बताने की कोशिश की है। अपनी बीवी की डेथ के बाद आप लिखेंगे ये सारा कॉन्टेक्स्ट कि अपनी बीवी की डेथ के बाद वो किस तरीके से जो है उसका लव फॉर गॉड और उसकी एक स्पिरिचुअल एलिवेशन स्टार्ट हो गई थी और उस स्पिरिचुअलिटी में उसने लव ऑफ गॉड की बात की थी। उसके बाद ये 2015 है, इमेजेस कैन बी यूज्ड इन टू वेज, अ सिमिली और अ मेटाफर। देखें इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसी वजह से पीछे सिमिलीज लिखवा रही थी कि इमेजेस दो तरीके से यूज होते हैं, सिमिली या मेटाफर। सिमिली कंपेयर्स बट मेटाफर फाइंड्स द आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिमिली जो है वो कंपेयर करता है, ऐसे इमेजेस होते हैं जो कंपेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेटाफर होता है वो आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करता है, जब दो ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स के ट्रेट्स हम सेम कर देते हैं। जैसे वो बात करता है अपने चक्कर को, अपने जर्नी को वो कंपेयर करता है सन के जर्नी के साथ, वो कहता है सन जो है वो देर से घर आएगा लेकिन मैं तुम्हारे पास पहले आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, दैट इज मेटाफोरिकली वो अपने आप को कंपेयर करता है, अपने जर्नी को वो कंपेयर कर रहा है। तो इट मींस कि दो ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन उनके ट्रेड सेम है, उनके फंक्शन सेम है, ठीक है। लेकिन सिमिली में क्या होता है, एज वाइट एज डार्क, यानी कि दो कलर्स को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर देना, उसको बिल्कुल वैसा ही कह देना जैसा कि वो है। लेकिन मेटाफर में हम क्या करते हैं, हम ट्रेट्स मेटाफोरिकली हम किसी को फॉक्स कह देते हैं कि ये कनिंग है इस वजह से ये फॉक्स है, ठीक है। तो इज दिस डेफिनेशन एप्लीकेशन टू डन्स पोएट्री इन योर ओन, क्या आप अब मेटाफोरिकली एंड सिमिलीज आपने एलिबरेट करना है इसके अंदर, ठीक। तो अभी आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है आपने चौथी बुक करनी है कि नहीं, बिकॉज इस तरह के बेटा क्वेश्चंस आ जाते हैं। या तो एक ही किताब करें, उसको अच्छे तरीके से करें, उसके मेटाफर समझें, उसके सिमिली समझें, और उसके बाद आप फिर बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उसके करें। अब देखें, आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशंस पे मैंने क्यों इतना फोकस नहीं किया जॉन डन की, क्योंकि क्रिटिकल एप्रिसिएशन जॉन डन की पोइट्री की बहुत कम आती हैं, अगर आती हैं तो वो 12 मार्क्स की, 12.5 मार्क्स की, ये राइट नोट ऑन द फॉलोइंग जो है जैसे यहाँ पे आई हुई है, यानी कि 2 आ जाती हैं, मोस्टली नहीं आती। अगर आती भी हैं तो कॉम्बिनेशन होता है एक क्वेश्चन का, दैट्स व्हाई मैंने आपको जनरल क्वेश्चन के ऊपर फोकस किया रादर देन के मैं आप लोगों को क्रिटिकल एप्रिसिएशन करवाती है। अब यहाँ पे देखिए, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, सो क्रूअल प्रिजन, ये मैंने आपको व्हाइट एंड सरे में पढ़ा दिया था। इमेजरी इन जॉन डन, यूज ऑफ इमेजेस इन जॉन डन पोइट्री। अब यूज ऑफ इमेजरी या इमेजेस आता है तो फिर हम क्या करेंगे, यूज ऑफ इमेजरी कैसे, उसने इमेजरी इन द फॉर्म ऑफ कंसीट यूज किया, इमेजरी उसने कैसे कैसे क्या क्या इमेजरी उसने ड्रॉ किया ताकि वो अपना व्यू पॉइंट बताए। उसने इमेजरी ऑफ सन क्रिएट किया, उसने इमेजरी ऑफ प्रिंसेस स्टेट्स और कंपास और इस तरह की उसने डिफरेंट इमेजेस ड्रॉ किए हैं। आपने जो मेटाफिजिकल वाला पॉइंट, हाँ जी बिल्कुल बेटा, मेटाफिजिकल जो आपका जो मेन क्वेश्चन बनेगा ना, वो जो आपका मेटाफिजिकल पोइट्री है ना वही वाला बनेगा। उसमें जितनी भी एग्जांपल्स हैं आपने सारी याद करनी है, ठीक है, उन्हीं को घुमा के आपने इमेजरी बना देना है,
उसी को घुमा के आपने आयरनी बना देना है, उसी को घुमा के आपने सिमिली बना देना, उसी को घुमा के डेफिनेशन चेंज करने से आपके सारे जो है सब चेंज हो जाते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप एक ही क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे दूसरे क्वेश्चन में। हाँ, और ये आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगी और ये आपके लिए बड़ा आसान। अभी आपको लग रहा होगा ये तो सारे क्वेश्चन डिफरेंट है, मैं इतने सारे क्वेश्चंस कैसे करूंगी। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, और उसको किस तरीके से मोल्ड करना मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, डिस्कस डंस ट्रीटमेंट ऑफ विमेन इन हिज पोएट्री। कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया उसने। सबसे पहले उसने साइनिकल लव में फ्रेलिटी दाय नेम इज विमेन की बात की है, ठीक है, जो कि उसकी शादी से पहले का एक मोहब्बत थी, ठीक है, बेवफा सनम वाली। और उसके बाद जो है उसने पोइट्री लिखी है अपनी बीवी की मोहब्बत में, ट्रीटमेंट ऑफ हिज, ठीक है, फ्रेलिटी दाय नेम इज विमेन, जिसमें हम जो है वो आमिल बाबा के पास भी जाते हैं और फिर उसे कहते हैं महबूब आपके कदमों में, ठीक है। तो ये वो वाली उसने जो है ट्रीटमेंट ऑफ विमेन जो है ये वो वाला ट्रीटमेंट ऑफ विमेन है। उसके बाद जो है उसने अपनी बीवी की मोहब्बत में लिखी है। और नंबर 3 जो ट्रीटमेंट ऑफ विमेन उसने किया था, जो नोबल लेडीज थी उनके बारे में उसने लिखा था। अब रियलिटी साइनिकल लव में आप इसके बारे में लिख सकते हैं, कोई भी एक आध कोट लिखते हैं कि उसका पहला जो फेज था वो साइनिकल लव के बारे में उसने लिखा था। नंबर 2 जो है फिर उसके बाद जो उसने अपनी बीवी के बारे में लिखा, उसने जो है ठीक है, तो उसने जो है अपनी बीवी की मोहब्बत में लिखा है। एंड फाइनली जो है उसने नोबल लेडीज के बारे में लिखा, ठीक है, ये आपने उसका ट्रीटमेंट टुवर्ड्स लेडीज। और पहले तो जो उसकी इनिशियल पोइट्री थी उसमें जो है उसने विमेन को एक साइनिकल लव के तौर पे फ्रेलिटी दैट नेम इज विमेन, इस आप इसके ऊपर लिखेंगे। फॉर हिज वाइफ जब उसने लिखा तो उसने फेथफुल वाइफ के बारे में लिखा। उसने बताया कि नई औरत जो होती है वो पाकीज़ा होती है, उसके अच्छे इमोशंस होते हैं, सो ऑन। यस, गुड, सही हो गया। ये जनाब, ये हमारी डिफरेंट जो है ये एग्जांपल्स हैं बेटा। पहले उससे भी, हाँ जी बिल्कुल, शी इज ऑल स्टेट एंड प्रिंसेस, ठीक हो गया। हाँ जी, साइनिकल लव, गुड, ठीक है। ये सारा उसका लव फॉर जो है वो, उसने जो मोहब्बत लिखी लेडीज के बारे में, ये सारे पॉइंट्स आएंगे। साइनिकल लव विमेन्स एज अनफेथफुल, कॉन्जुगल वीमेन ट्रीटमेंट इज फेथफुल, डिवाइन एज नोबल एंड वर्चुअस लेडी। उसके बाद डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट, बार बार रिपीट हुआ है, मोस्टली यही क्वेश्चन आ जाता है वैसे। फिर अगेन डन इज व्हाट इज डन एटीट्यूड टुवर्ड वीमेन इन डिटेल विद रेफरेंस टू लव, अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया। उसके बाद राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन डन यूज ऑफ हाइपरबोल एंड पैराडॉक्स इन हिज पोएम, ठीक है। हाइपरबोल कहते हैं एग्जेजरेट करना, हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन जो बेटा मेटाफिजिकल कंसीट्स है ना वो सारे हाइपरबोलिक एक्सप्रेशंस भी हैं। और पैराडॉक्स कहते हैं दो इमेजेस को आमने सामने रख के उनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना, ठीक है, जैसे वो टीयर्स एंड साई को कंपेयर करता है। हाँ जी, फिर उसने जो है वो हाँ जी बिल्कुल, ये देखे ना, अब हाइपरबोलिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एग्जिजरेट करना, कि वो टीयर साई को टेम्पेस्ट के साथ कंपेयर करता है, टीयर्स को वो कॉइन के साथ कंपेयर करता है, फिर वो हेमिस्फीयर के साथ कंपेयर करता है, टू सोल्स को हेमिस्फीयर के। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन। पैराडॉक्स वाला, पैराडॉक्स कहते हैं बेटा दो ऑपोजिट, हाँ जी पैराडॉक्सिकल, हम कहते हैं हमने इनको पैराडॉक्सिकल कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया। कंपेयर फ्ली विद मैरिज बर्ड, यस पैराडॉक्स है, कंपेयर फ्ली विद अ मैरिज बर्ड, गुड।
तो बेटा ये जो है हाइपरबॉलिक एक्सप्रेशन यानी कि जो एग्जेजरेशन होती है किसी भी पोइट्री के अंदर, और उसके बाद जो है पैराडॉक्स इज द कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ द टू इमेजेस, ठीक है। लेकिन उसको भी एग्जेजरेशन की हद तक कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकली कंपैरिजन। एक ही लाइन के अंदर, इसी को हम जक्सटापोज कहते हैं, इसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। Write a critical analysis of the following poem, The Sun Rising, a valid prediction for budding morning। दोनों मैंने आपको पढ़ाई हैं, इंपॉर्टेंट थी इसीलिए पढ़ाई थी, ठीक है। 12-12 नंबर की आती हैं। अगर तो बेटा आप ये करते हैं आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। 2010 डिस्कस इन डिटेल जॉन डन मेटाफिजिकल। हाँ जी, आंसुओं को वो फ्लड के साथ कंपेयर करता है। गुड। डिस्कस इन डिटेल डन्स मेटाफिजिकल इमेजेस इन हिज पोएम्स लव पोएम्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। मेटाफिजिकल इमेजेस अभी हमने इतने सारे डिस्कस किए हैं। देखिए उन्होंने अब मेटाफिजिकल पोइट्री की बात नहीं की, कह रहे मेटाफिजिकल इमेज। तो मैंने आपको क्या कहा था, मेटाफिजिकल इमेजेस के अंदर सारे इमेजेस आते हैं, उसमें कंसीट्स भी आते हैं, मेटाफर भी आते हैं, सिमिलीज भी आते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू मोल्ड होल द क्वेश्चन। अब मेटाफिजिकल पोइट्री की बात नहीं आ रही, मेटाफिजिकल इमेजेस की बात आ रही है। क्वेश्चन को समझ के, उसके कीवर्ड को समझ के फिर आपने आंसर लिखना है, ठीक है। डिस्कस द वैरायटी ऑफ मूड इन विच डन ट्रीट लव एंड, उसने डिफरेंट मूड, साइनिकल लव, कॉन्जुगल लव जो कि आफ्टर मैरिज है उसका, उसके बाद उसका स्पिरिचुअल लव विद गॉड है, उसके बाद जो है उसका लव फॉर नोबल लेडीज। डन्स लव लिरिक स्प्रिंग नॉट ओनली फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एंड इंजीनियस हेड बट आल्सो फ्रॉम अ पैशनेट हार्ट, ठीक है, एक पैशनेट हार्ट। अब ये देखें इसमें जो है जब इस तरह की लॉन्ग स्टेटमेंट्स आती हैं फिर आप क्वेश्चन को कैसे कंपाइल करते हैं। तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट की पॉइंट इज द जॉन डन लव लिरिक्स स्प्रिंग, और कहां से, नंबर 2 फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग इंजीनियस हेड, ठीक है। अब एक इंटेलिजेंट और एक जो है ऐसा पोइट है जो कि बहुत ही ज्यादा जीनियस है बट आल्सो फ्रॉम अ पैशनेट हार्ट। ऑन द अदर हैंड ये सोल की बात हो रही है, पैशनेट हार्ट। इस तरीके से जो है जब एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है यानी कि इस तरीके की स्टेटमेंट आ जाती है, हम क्या करते हैं उन स्टेटमेंट को हम डिवाइड करते हैं, फिर उनके की पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं। अब इसके मेन की पॉइंट, सबसे पहले जॉन डन लिरिक्स, लिरिक्स उसकी पोएम्स है, ठीक है। स्प्रिंग नॉट ओनली फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एंड